हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर इनाम की रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। माना जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर समेत विकास के सभी जानने वालों के घरों पर निगरानी बढ़ा दी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अपने साथी प्रभात उर्फ कार्तिकेय के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 87 में रिश्तेदार के घर रुका था। सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने छापा मारकर 4 पिस्टल और 14 कारतूसों के साथ प्रभात को गिरफ्तार किया। विकास दुबे को शरण देने पर मकान मालिक अंकुर और उसके पिता श्रवण को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी शामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। शामू वाजपेयी पर 25,000 रुपए का इनाम था। चौबेपुर थाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बिकरू गांव में पुलिस वालों पर हमले के बाद से वो फरार चल रहा है। यूपी पुलिस में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, कानपुर की घटना के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो पछताएंगे। एडीजी ने कहा, पुलिस वालों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कार्रवाई मिसाल बनेगी। एडीजी ने भी बताया कि कानपुर मामले में संजीव दुबे और जहान यादव नाम के 2 दूसरे आरोपियों को भी पकड़ा गया है। संजीव दुबे नामजद नहीं है, लेकिन उसका नाम आया है, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ा है। एडीजी ने फरीदाबाद से गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की भनक के बाद दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 2 टीमें विकास दुबे को ढूंढने में लगी हैं। क्राइम ब्रांच ने अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया है और कई जगहों पर छापेमारी की गई। यूपी के हमीरपुर में यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ में विकास दुबे गैंग के शातिर बदमाश अमर दुबे को मार गिराया है। अमर दुबे कानपुर घटना वाले दिन हमले में शामिल था, जिसके बाद उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। अमर दुबे विकास दुबे का शार्प शूटर था और उसके सभी काले कारनामों में साथ रहता था। हमीरपुर के एसपी ने कहा है कि सूचना मिलने पर अमर दुबे की घेराबंदी की गई, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भी जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमर दुबे के पास से एक बैग और एक ऑटोमेटिक हथियार भी मिला है। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के हथियारों की तलाश कर रही पुलिस टीम एक बार फिर बिकरू गांव पहुंची। पुलिस ने विकास दुबे के घर के पास बने कुएं का पानी मोटर से बाहर निकलवाया, लेकिन इस कुएं से कोई हथियार नहीं मिले। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस पर हुए हमले का चश्मदीद सिपाही सामने आया। सिपाही अजय कश्यप ने कहा कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए जब बिकरू गांव में पहुंचे तो वहां चारों ओर अंधेरा था। रास्ते में जेसीबी खड़ी थी। कुछ लोग अंधेरे में से निकलकर वहां पर आए और पीछे के रास्ते से चलने को कहा। उधर से जाते ही उन पर हमला शुरू हो गया। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने होटल सासाराम में छापा मारा। हालांकि पुलिस को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस अपने साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ले गई, जिसकी मदद से अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान भागने की गोपनीय सूचना है। यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। उत्तराखंड सरकार ने भी पुलिस को सतर्क किया है। कानपुर में पुलिस हमले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है। चौबेपुर के पुलिसकर्मियों पर विकास दुबे की मदद करने का शक है। करीब 200 पुलिस वालों की विकास दुबे से संबंध के शक में ये जांच पड़ताल की जा रही है। कानपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में सत्ता और अपराध का ऐसा गठजोड़ है, जहां पुलिसकर्मियों को मारने वाले अपराधी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प और विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए संसद में बैठने का नया इंतजाम किया जा सकता है। चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने के बाद भारत अब 4G नेटवर्क में भी चीन की दूरसंचार कंपनियों को प्रतिबंधित कर सकता है। चीन की हुआवेई जैसी कंपनियां पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। इसे भारत की संप्रभुता के लिए खतरा माना जा रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना युद्धाभ्यास करने जा रही है, जिसमें भारत कम समय में ज्यादा सैनिकों की तैनाती का अभ्यास करेगी।
अभ्यास के दौरान पैराड्रॉपिंग से सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद ये इस तरह का पहला सैनिक अभ्यास होगा। भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीन के कई सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाने का विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि लोगों को चीन के ऐप तभी इस्तेमाल करने चाहिए जब वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी निजी जानकारियां सौंपना चाहते हैं। सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले 3 ट्रस्ट पर शिकंजा कसा है। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। तीनों संस्थाओं को विदेशी फंडिंग की जांच की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति का जिम्मा संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के कुछ दूरी पर ही बम फेंके गए। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस उनकी हत्या करवाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस का आरोपों से इनकार, पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रिटेन में होने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नाम के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर बात करेंगे। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। देर रात करीब 2:45 पर पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में फायरिंग शुरू कर दी थी, जो करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तानी सैनिकों को करारा जवाब दिया। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का समर्थन करने वाली नेपाल की सांसद सरिता गिरी को उनकी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। साथ में ये सिफारिश भी की है कि उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाए। सरिता गिरी ने कहा था कि ये भारत से संबंध बिगाड़ने के लिए चीन की साजिश है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को प्रवर्तन निदेशालय ने संदेशरा मामले में फिर से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। अहमद पटेल से गुरुवार को पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी इस मामले में चौथी बार पूछताछ करेगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कई पत्रकारों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक पत्रकारों ने बताया कि सुशांत से जुड़ी खबर एक अभिनेत्री ने उन्हें दी थी। पुलिस उस अभिनेत्री से पूछताछ कर जानेगी कि क्या उसने सुशांत से जुड़ी खबर किसी खास मकसद से तो नहीं दी थी। यूपी के बलिया में तैनात एक पीसीएस अधिकारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। नगर पंचायत में अधिकारी के पद पर तैनात महिला अधिकारी का शव जो है वो फंदे से लटका पाया गया। मृत अधिकारी के पिता का आरोप है कि फर्जी पेमेंट को लेकर उनकी हत्या की गई। डीएम का कहना है कि परिवार वालों के आरोपों की जांच की जाएगी। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आए। 482 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में 16,883 लोग ठीक हुए। भारत में कोरोना से ठीक होने की रफ्तार बढ़कर 61.13% हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से होने वाली मौत का प्रतिशत 2.78% है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 315 लोग रोज ठीक हो रहे हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर 186 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मुंबई में दुकान खुलने की समय सीमा बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दी गई है। 9 जुलाई से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानों को खुले रखने की इजाजत होगी। अब तक शाम 5 बजे तक की ये इजाजत थी। कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई 9वीं से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने टर्मिनल सेमेस्टर या आखिरी साल की परीक्षाओं को सितंबर के अंत तक आयोजित कराने के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले का विरोध किया है। महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सावंत ने यूजीसी के फैसले को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। बेंगलुरु में 96 साल की कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर लौट गई है। इससे पहले भी बेंगलुरु की एक 99 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी थी। वो ठीक होकर वापस लौटी थी। पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के 2 ब्लॉक्स में आज से सख्त लॉकडाउन लागू हो गया। इस दौरान जरूरी सामान वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। ये दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेंगी। रिक्शा, बैटरी रिक्शा और ऑटो चलाने पर पाबंदी होगी।
अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 60,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,94,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 1,33,000 के पार हो गई है। अमेरिकी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का नोटिस संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दिया है। नोटिस के मुताबिक अगले साल 6 जुलाई से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। WHO से हटने के लिए 1 साल का नोटिस भेजना होता है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राजकोट, द्वारका और पोरबंदर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। राजकोट में 18 घंटे में 25 सेंटीमीटर पानी गिरा। कुल बारिश का करीब 1/3 से ज्यादा पानी 18 घंटे में ही बरस गया। निचले इलाकों में पानी भर गया। जामनगर, द्वारका, कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात के राजकोट में गांव में बाढ़ आने से मवेशी पानी में बह गए। करीब 40 मवेशी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में बह गए। तस्वीरों में गाय और भैंसें बहती हुई नजर आ रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी मवेशियों को बचाने की हिम्मत नहीं हुई। गुजरात के राजकोट में वेणु नदी में बाढ़ की वजह से बांध की दीवार टूट गई। बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जामनगर में रंगमती नदी के अलावा कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं, जिससे जामनगर से जुड़ने वाले 6 गांवों से संपर्क टूट गया है। जामनगर में इस मंदिर की सिर्फ छत और ध्वज ही दिखाई दिया। पूरा मंदिर पानी में डूब गया है। सीतसर का प्राचीन मंदिर भी डूब गया। मंदिर में करीब 10 फीट पानी भर गया। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 2 दिन आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जामनगर का रंजीत सागर बांध का पानी भी ओवरफ्लो होने लगा है। आसपास के गांवों में पानी भर चुका है। लोगों को गांवों से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन इस बारिश ने उनकी फसलें और घर सब बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीरें गुजरात के ही जामनगर की हैं, जहां बारिश में 2 लोग फंस गए। इन्हें बचाने के लिए NDRF की टीम पहुंची। दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। गांव में पानी भर जाने की वजह से NDRF की बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पोरबंदर में भी NDRF की टीम ने 2 लोगों को पानी में डूबने से बचाया। गांव में बाढ़ का पानी 3 फीट से भी ज्यादा ऊपर तक भर गया था। रेस्क्यू टीम ने बोट के जरिए दोनों को बचाया। गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली NCR में तेज बारिश की संभावना है। कल भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 9 तारीख के बाद दिल्ली में फिर गर्मी तेज होगी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को अनुमति देने पर स्थानीय दुकानदारों ने नाराजगी जताई है। लोगों को डर है कि ऐसा करने से राज्य में कोरोना फैल सकता है। दुकानदारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली का बंगला खाली करवाने पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी को Z सिक्योरिटी मिली हुई है, फिर भी सरकार उन्हें घर से बाहर कर रही है। मध्य प्रदेश के मंडला में चावल मिल के मालिक की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक राइस मिल का मालिक एक ट्रक चालक और उसके सहयोगी को खंबे से बांधकर पिटाई करता नजर आ रहा है। दोनों पर धान की बोरियों की चोरी का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस घटना की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में सोमवार को तांगा रेस का आयोजन किया गया। हर साल सावन के महीने में ये रेस की जाती है। घोड़ों को तांगे के साथ शहर की सड़कों पर दौड़ाया जाता है, जिसमें सड़कों पर तांगे के साथ गाड़ियां और हॉर्न बजाती बाइक भी साथ रहती हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर टिड्डियों का हमला हुआ है। पेड़ों और फसलों पर चिपकी टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया। भारी बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मलबा रुद्रप्रयाग और श्रीनगर मार्ग के पास जमा हो गया है। हाईवे बंद होने से यात्री समय पर बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जा पाए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर रोज बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चीन में लगातार भारी बारिश से जगह जगह बाढ़ आ गई है। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में भारी बारिश से करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई पुल बह गए। कई जगह बादल फटने से बाढ़ आ गई। कीचड़ से भरे पानी की वजह से सड़कें जाम हो गई। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।